स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में आज क्या पढ़ना है, तो इम्यूनोलॉजी, डायग्नोस्टिक इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है, 35 चैप्टर में ये नैदानिक रोग क्षमता विज्ञान डायग्नोस्टिक इम्यूनोलॉजी पाठ के अंतर्गत आज पढ़ना क्या है, तो 5 में इम्यूनोग्लोबुलिन गामा एम, इसका शॉर्ट नेम क्या है, तो IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा एम का IgM। तो ये आज पढ़ना क्या है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन के IgM के बारे में पढ़ना है। तो इस क्या किसको कहेंगे, तो यह प्रत्येक ये क्या है कि प्रत्येक रोग क्षमता के अनुक्रिया में जो संक्रमण के प्रारंभिक काल में बनने वाली संक्रमण काल में जो बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन का इसका अनुभार कितना होती है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन की रोग क्षमता में क्या होगा कि रोग क्षमता में इसका इम्यूनोग्लोबुलिन के अंतर्गत गामा एम में इसका रोग क्षमता कितनी होती है, तो इसका अनुभार कितना होगा, तो अनुभार होती है, इसका अनुभार कितना होगा, तो इसका अनुभार 9 लाख होती है। इसका अनुभार कितना होगा, तो इसका अनुभार 9 लाख होती है। तो इसका अनुभार कितना होगा इम्यूनोग्लोबुलिन गामा ए का, तो 9 लाख इम्यूनोग्लोबुलिन का भार होता है। इसका क्या होगा, अनुभार। जो उपरोक्त इम्यूनोग्लोबुलिन में से केवल IG की सीरमी परीक्षण में महत्वपूर्ण है, और इसका किसमें, तो IgM में किसका, तो सीरमी परीक्षण इसका महत्वपूर्ण है। और नोट में क्या है कि सूक्ष्माणु के संक्रमित संपर्क में सर्वप्रथम तुरंत ही IgM एंटीबॉडी में बन जाती है, और जो IgM है सो किस में बन जाती है, तो ये IgM एंटीबॉडी में बन जाती है। एंटीबॉडी में क्या होगा, तो ये एंटीबॉडी में बन जाती है। ये किस में बन जाएगा, ये गामा IgM, तो ये एंटीबॉडी में ये बन जाती है। तो अब क्या पढ़ना है, तो कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है इसके बारे में जानना है, तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ना है। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या जानना है, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो यह सामान्य सीरम में पाई जाने वाली, या किस में, तो ये सामान्य सीरम में, किस में, तो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या है, तो ये ब्लड रख कर क्या है कि ये ब्लड रखा हुआ है, इसमें जो सीरम तैयार किया हुआ है, तो इसी सीरम का ये क्या है, तो ये सीरम जो सामान्य रक्त में किसका, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होती है कि ये सामान्य सीरम में पाई जाने वाली जो सिद्धांत यह है कि रक्त का पाई जाने वाली प्रोटीन ग्लोबुलिन होती है। जो सीरम में पाई जाने वाली एक प्रोटीन क्या होगा, तो ये सीरम में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या होगा, तो ये ग्लोबुलिन होगा। सीरम में पाए जाने वाले प्रोटीन क्या होगा, तो ये ग्लोबुलिन होगा। क्या होगा, तो ये ग्लोबुलिन होगा। क्या होगा, तो ये सामान्य सीरम में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या होगी, तो ये ग्लोबुलिन होती है। प्रोटीन में किस में, तो सीरम में पाई जाने वाले प्रोटीन को क्या कहेंगे, तो ग्लोबुलिन होती है, जो कि प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन की लगभग 10% होती है। और इसमें जो प्लाज्मा होती है, ऊपर भाग जो प्लाज्मा है, ये क्या है कि ऊपर का भाग जो प्लाज्मा है, तो ये क्या है कि प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा है, ये क्या है, तो प्लाज्मा है। जो प्लाज्मा में क्या होगा, तो कुछ भाग प्रोटीन की लगभग 10% होती है, और ये प्लाज्मा में कितनी परसेंट होती है इसकी मात्रा, तो 10% मात्रा होती है प्रोटीन की। किसमें, तो प्लाज्मा में 10% प्रोटीन की मात्रा होती है प्लाज्मा में। जो यह कई तरीकों से प्राथमिक रोग क्षमता में प्रतिक्रिया में भाग लेती है। और ये प्लाज्मा 10% जो होती है, यह कई रोग क्षमता में क्या करती है,
तो ये भाग लेती है। रोग क्षमता में क्या करेगी ये प्रोटीन, तो ये भाग लेती है। 10% वाला प्रोटीन किस में, तो प्लाज्मा में का ये भाग लेती है, तो भाग लेती है और साथ ही जीवाणु एवं अन्य कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। और ये प्लाज्मा क्या करती है, साथ ही जो अन्य जीवाणु होती है उस सभी को क्या करती है, तो ये अन्य जीवाणु को ये नष्ट कर देती है। प्लाज्मा में जो अन्य जीवाणु होगा वो सभी को क्या करती है, तो ये प्लाज्मा में अन्य जीवाणु या कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। किसमें, तो ये प्लाज्मा में पाए जाने पर ये अन्य जीवाणु और कोशिकाओं को क्या करेगा, तो ये कोशिकाओं को नष्ट कर देगा, मतलब खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। रोग क्षमता में भाग लेगा और अन्य जीवाणु कोशिका जो भी होगा वह क्या होगा, 10% प्रोटीन में जो रोग क्षमता में भाग लेगा, तो उसके बाद प्लाज्मा में क्या होगा, तो अन्य जीवाणु जो कोशिका होगा या जीवाणु होगा तो ये सभी क्या हो जाती है, तो नष्ट हो जाती है। इसी को क्या कहेंगे, तो इसी को क्या कहेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो आप क्या पढ़ना है, इम्यूनोलॉजी परीक्षण। इम्यूनोलॉजी परीक्षण क्या है, इसके बारे में, परीक्षण के बारे में अब पढ़ना है। तो इम्यूनोलॉजी टेस्ट क्या है, तो इस परीक्षण का मूल सिद्धांत यह है, इस परीक्षण का मूल सिद्धांत क्या है, तो यह है कि रक्त सीरम अथवा शरीर के अन्य तरल में जो रक्त सीरम होती है, इसमें क्या है, तो ये रक्त सीरम है। ये क्या है, तो रक्त सीरम, ब्लड सीरम है। क्या है कि ब्लड सीरम है। इसमें क्या है, ये टेस्ट ट्यूब में ब्लड सीरम है। तो ये ब्लड सीरम है। इसमें इस मूल सिद्धांत में रक्त सीरम में क्या है, तो ब्लड सीरम है, तो अथवा शरीर के अन्य तरलों में विशेष एंटीबॉडी की पहचान करके, किसका, तो इसमें विशेष तरह की एंटीबॉडी का परीक्षण किया जाता है। किसका, तो एंटीबॉडी की परीक्षण की जाती है। एंटीबॉडी की परीक्षण की जाती है। किसमें, तो ब्लड सीरम में एंटीबॉडी की परीक्षण की जाएगी। तो इम्यूनोलॉजी में इसके अंतर्गत क्या होगा, तो रक्त सीरम में, ब्लड सीरम में शरीर के अन्य तरल, जो मानव के शरीर में जो अन्य तरल होगा उसमें किसकी, तो एंटीबॉडी की पहचान करके उस पर उत्पन्न करने वाली एंटीजन संक्रमण जीवाणु का, इसमें जो एंटीबॉडी की परीक्षण की जाएगी, तो इसमें किसका, तो एंटीजन संक्रमण जीवाणु के कारण जो पता लगाया जाता है। और इससे एंटीजन के द्वारा क्या पता लगाएगा, तो एंटीजन प्रतिक्रिया से क्या पता लगाया जाएगा, तो इस जीवाणुओं की एंटीजन की प्रतिक्रिया के द्वारा किसका पता लगाया जाएगा, तो संक्रमण जीवाणु, जो किसमें, तो एंटीबॉडी से पहचान करके या संक्रमण जीवाणुओं का पता लगाया जाएगा। संक्रमण जीवाणुओं का पता लगाया जाता है। एंटी के द्वारा क्या किया जाएगा, एंटीजन के द्वारा, तो ये एंटीजन प्रतिक्रिया के द्वारा संक्रमण जीवाणु का पता लगाया जाएगा। तो पता लगाया जाएगा, तो एंटीजन का पता लग जाने पर अप्रत्यक्ष रूप से रोग निदान किया जाएगा। अगर एंटीजन का पता लगने पर क्या होगा, तो एंटीजन का पता लग जाने पर एंटीजन का अप्रत्यक्ष रूप से निदान होगा। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, तो एंटीजन का पता लगने पर रोग निदान किया जाएगा। क्या होगा, तो एंटीजन का पता लगने पर रोग निदान किसका, तो ये संक्रमण जीवाणु का पता लगाया जाएगा, रोग निदान किया जाएगा। एंटीजन के द्वारा किसका, तो अप्रत्यक्ष रूप से रोग निदान किया जाएगा।
अप्रत्यक्ष रूप इसके लिए क्या होगा, तो अधिकतर रक्त सीरम का प्रयोग किया जाएगा। और जो इम्यूनोलॉजी परीक्षण में क्या हो जाएगा कि अधिकतर रक्त सीरम में ही प्रयोग किया जाता है। अधिकतर रक्त किस में प्रयोग किया जाता है, तो ये सीरम परीक्षण द्वारा ही किया जाता है। तो वायरल हेपेटाइटिस की रोगी में रीजेंट के रूप में ज्ञात एंटीबॉडी का प्रयोग कर ही एंटीजन का पता लगाया जाता है। और हेपेटाइटिस बीमारी में भी किससे पता लगाया जाएगा, तो एंटीजन रीजेंट के रूप में ही एंटीबॉडी से पता लगाया जाएगा। किस बीमारी में, तो वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस में भी एंटीजन के द्वारा ही पता लगाया जाएगा। किसका, तो बीमारी का एंटीजन के द्वारा ही वायरल हेपेटाइटिस का पता लगाया जाएगा। वायरल हेपेटाइटिस का भी पता किसमें, तो ये भी एंटीजन के सेरम में ही पता लगाया जाता है। किसमें, तो वायरल हेपेटाइटिस का भी पता लगाया जाएगा किसमें, तो एंटीजन में। किसमें, तो एंटीजन के सीरम में। एंटीजन के सीरम में पता लगाया जाएगा, पता लगाया जाता है। ये वायरल हेपेटाइटिस में भी कौन, तो एंटीजन के ही द्वारा ये सेरम में एंटीबॉडी के द्वारा ही पता लगाया जाएगा। किसके द्वारा, तो ये वायरल में हेपेटाइटिस का पता एंटीजन के ही सीरम में पता लगाया जाएगा। किसके द्वारा, तो एंटीबॉडी के द्वारा। एंटीबॉडी के द्वारा पता लगाया जाता है। एंटीबॉडी के द्वारा भी वायरल हेपेटाइटिस का पता लगाया जाएगा। तो यही है क्या इम्यूनोलॉजी परीक्षण का सिद्धांत। ये किसके द्वारा ये जांच करके पता लगाया जाएगा, तो ये सेरम के द्वारा ही इसका जांच एंटीबॉडी के रूप में इसका किया जाता है। तो अब क्या है कि इम्यूनोलॉजी परीक्षणों का उपयोगिता कैसे करेंगे, तो इम्यूनोलॉजी के परीक्षण की उपयोगिता के बारे में पढ़ना है। तो पहला नंबर क्या है कि ऐसे परीक्षण उन सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें पृथक आइसोल्ट नहीं किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है कि इम्यूनोलॉजी परीक्षण में आइसोल्ट नहीं किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को, जो साथ ही जिनका लेबोरेटरी में कल्चर संभव नहीं है। और लेबोरेटरी में क्या होती है कि इसका कल्चर संभव नहीं है, अतः वायरल तथा सिफिलिस की उत्पन्न करने वाले जीवाणु ट्रोपोनोमा पैलिडियम ये सभी बैक्टीरिया होती है, जो क्या होती है वायरल बैक्टीरिया का ये लेबोरेटरी में जहाँ जांच किया जाता है वहाँ पर इसका कल्चर नहीं किया जाता है। किस बीमारी का, तो ये सिफिलिस और ट्रेपोनोमा लेडीमा का। तो आंतीय ज्वर, टाइफाइड, पैराटाइफाइड और साइफाइज निदेना हेतु वाहक का सुनिश्चित करने के लिए इम्यूनोलॉजी परीक्षण विडाल टेस्ट का किया जाता है। और ये कौन टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। ये विडाल टेस्ट किया जाता है कहाँ पर, तो लेबोरेटरी में विडाल टेस्ट ही किया जाता है, जो आंतीय इंटरफाइबर मामले में ही कुछ सप्ताह पश्चात जब रोगी डॉक्टर के पास पहुंचता है तो जीवाणुओं के पृथक करना कठिन हो जाता है। और जब रोगी डॉक्टर के पास पहुंचता है तो क्या होता है कि वह जीवाणुओं को पृथक करना ही कठिन हो जाता है। तो रक्त सीरम में ही एंटीबॉडी की पहचान करके अज्ञात ज्वर का कारण पता लगाया जाता है। और एंटीबॉडी के द्वारा ही, किसके द्वारा, तो एंटीबॉडी के द्वारा ही वह पता लगाया जाएगा किसका, तो जीवाणु का। किस में, तो ये सेरम में ही, इसमें ये क्या है कि सेरम है, इसी सेरम के द्वारा क्या होगा, तो इसमें पता लगाया जाएगा। इस सेरम के द्वारा इसमें एंटीबॉडी कर एंटीबॉडी से के द्वारा ही सेरम में ये जांच किया जाएगा। एंटीबॉडी के द्वारा ही इसमें सेरम में इसका जांच किया जाएगा। तो विडाल टेस्ट का जांच किसके द्वारा, तो एंटी सेरम के द्वारा ये किया जाएगा, जो एंटीबॉडी का अज्ञात कारण पता लगाया जा सकता है। और रक्त सीरम के द्वारा ही
और बहुत सारे बीमारी का पता लगाया जाएगा। किसके द्वारा? तो यही सीरम के द्वारा, ये एंटीजन के द्वारा पता लगाया जाएगा। तो जिन जीवों का कल्चर करना कठिन हो, जिन जीवों का कल्चर करना क्या है? तो कठिन हो, कैंडिसिस तथा क्रेप्टोकोसिस, कैंडिसिस या क्रेप्टोकोसिस तथा अमीबोसिस आदि का निदान सीरम परीक्षण द्वारा ही किया जाता है। ये सभी का, अमीबोसिस या क्रेप्टोकोसिस, ये सभी का किसके द्वारा परीक्षण किया जाता है? तो सीरम के द्वारा परीक्षण किया जाता है, लेकिन कल्चर के द्वारा नहीं होगा। कल्चर क्या होती है? तो वो मूत्र के ही जांच के द्वारा, वह किसने? तो सप्ताह में की जाती है, वह सप्ताह के बाद ही वह पता चलती है। तो ये क्या है कि लंबी बीमारियों में एंटीबॉडी की सांद्रता टाइटर में परिवर्तन हो जाने से रोगी की अवधि के दौरान उसे घटने बढ़ने का पता चलता है। और टाइटर के कारण क्या होती है? तो बीमारी में एंटीबॉडी में टाइटर के परिवर्तन हो जाने से, किससे? तो टाइटर में परिवर्तन हो जाने से घटने और बढ़ने का पता चलेगा। और चिकित्सक के प्रभाव पता चलता है। और किसका? तो चिकित्सा का प्रभाव, डॉक्टर का प्रभाव का पता चलता है। यह चिकित्सा प्रभावकारी है। और चिकित्सा क्या होगा? तो प्रभावकारी होगा। और रक्त सीरम में एंटीबॉडी की सांद्रता क्रमशः कम होती चली जाती है और इसके संक्रमण का पता लगाया जाएगा। तो रक्त सीरम में ही स्थित इम्यूनोलॉजी तकनीक द्वारा एड्स रोग का पता लगाया जाएगा। और एड्स का भी पता किस में लगाया जाएगा? तो रक्त सीरम में ही पता लगाया जाएगा। रक्त सीरम के द्वारा ही एड्स का भी पता लगाया जाता है। और इम्यूनोलॉजी परीक्षण द्वारा ही गर्भावस्था का निर्धारण किया जाता है। ये इम्यूनोलॉजी परीक्षण के द्वारा ही किसका? तो ये गर्भावस्था का भी परीक्षण का निदान किया जा सकता है। और इसमें इम्यूनोलॉजी से ही ये गर्भावस्था का भी पता लगाया जाएगा। और इम्यूनो डायग्नोस्टिक परीक्षण के सिद्धांत क्या है? तो इम्यूनो डायग्नोस्टिक परीक्षण का सिद्धांत क्या है? तो इम्यूनोलॉजी परीक्षण में निम्न बातों का पता लगाया जाएगा कि रोगी के शरीर में एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का निर्धारण किया जाता है। रोगी के शरीर में किसका? तो एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। रोगी के रक्त सीरम, रोगी में किसका? तो रक्त का, सीरम का, ब्लड लेकर जो सीरम तैयार किया जाता है उसका एंटीबॉडी की पहचान की जाती है। और रक्त के सीरम तथा अन्य पदार्थ में बनने वाली एंटीबॉडी की सांद्रता की माप ली जाती है। और एंटीबॉडी की सांद्रता को क्या किया जाता है? रक्त के सीरम में तो माप ली जाती है। और एंटीबॉडी की पहचान करके उससे उत्पन्न करने वाले एंटीजन का पता लगाया जाएगा। और रक्त सीरम में किसका? तो एंटीजन का पता लगाया जाएगा। किससे? तो उत्पन्न करने वाले एंटीजन से। तो वायरल हेपेटाइटिस आदि रोगी में जांच रिजेंट के रूप में ज्ञात एंटीबॉडी के प्रयोग करके एंटीजन का पता लगाया जाएगा। और वायरल हेपेटाइटिस में किसके? तो वायरल हेपेटाइटिस में रिजेंट के द्वारा, वायरल हेपेटाइटिस में किसके द्वारा जांच में पता लगाया जाता है? तो ये रिजेंट के द्वारा पता लगाया जाएगा। रिजेंट के द्वारा पता लगाया जाता है। ये सभी किस पर आधारित है? तो ये सभी इम्यूनोलॉजी परीक्षण पर ही आधारित है। और इसमें इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किससे जांच किया जाएगा? तो एंटीबॉडी के द्वारा परीक्षण लेकर किस में किया जाएगा? तो ये ब्लड में नहीं, ये सीरम में इसका जांच किया जाता है।